गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तलपट के बारे में जानेंगे कि तलपट क्या होता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जैसा कि आप सबको जानकारी है कि जो भी व्यावसायिक सौदे होते हैं उनको सर्वप्रथम हम जर्नल या सहायक पुस्तकों में लिखते हैं और उसके पश्चात फिर खाता बही में अलग अलग खाते खोल करके उसमें खतौनी की जाती है और खतौनी करने के पश्चात फिर खातों की बाकी निकाली जाती है। मीन्स शेष ज्ञात किए जाते हैं कि किस खाते का डेबिट शेष है और किस खाते का क्रेडिट शेष है। जब ये शेष ज्ञात कर लिए जाते हैं तो फिर एक निश्चित समय पर मीन्स अंतिम खाते बनाने की डेट पर मीन्स 31 मार्च को एक सूची तैयार की जाती है जिसको हम तलपट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि तलपट एक ऐसी सूची है जिसमें खाता बही में जितने भी खाते खोले गए हैं उन सभी के डेबिट और क्रेडिट के शेषों को उसमें दर्शाया जाता है कि कौन से खाते का डेबिट शेष है और कौन से खाते का क्रेडिट शेष है। अब हम ये जानें कि ये क्यों बनाते हैं, इसके क्या उद्देश्य होता है। तो एक तो जैसे कि हम दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रकार पढ़े हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र का खाता। तो इन सभी का खातों का उल्लेख उस सूची में होता है। तो हमें ये जानने में आसानी होती है कि कौन से खाते की डेबिट बाकी है, कौन से खाते की क्रेडिट बाकी है, ताकि आसानी से मालूम हो सके कि किस व्यक्ति को किसको कितना देना है या किसी व्यक्ति से कितना लेना है, या कोई खर्च की कितनी साल भर में कितनी रकम है, कोई इनकम है तो कितनी हुई है, किस संबंधित इनकम से कितनी आय हुई है। ये हम जो है तलपट से एक सूची के माध्यम से बड़ी आसानी से हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से क्रय विक्रय, आपका टोटल परचेस कितना है, टोटल सेल्स कितना है ना, स्टॉक कितना है, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, इसकी भी जानकारी हमको उस सूची से प्राप्त हो जाती है। तो हम संक्षिप्त में यही कहेंगे, तलपट जो है खाता बही के जो शेष होते हैं, खातों के जो शेष होते हैं उनसे एक जो सूची तैयार की जाती है उसको हम तलपट कहेंगे, जिसमें डेबिट और क्रेडिट शेषों को लिखा जाता है खातों के। ठीक है। तो उद्देश्य एक जो मैंने आपको बताया, एक मुख्य उद्देश्य तो ये है कि सभी खातों की हमको व्यक्तिगत रूप से उनकी डेबिट और क्रेडिट की जानकारी रहती है कि कितना क्या अमाउंट है। दूसरी बात यह है, मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई अंक गणित संबंधी यदि कोई त्रुटि हुई है तो हमें तलपट से जानकारी हो जाती है। वो कैसे कि तलपट के दोनों पक्षों का योग यदि बराबर नहीं आता है तो ये हम समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। अब वो त्रुटि कहाँ हुई है, इसके लिए फिर हमें पुरानी पीछे की ओर जाना पड़ता है। हमें जर्नल भी देखनी होती है या सहायक पुस्तकों को भी देखना होता है। उसके माध्यम से हम खाता बही को भी चेक करते हैं। तो पुराना जो रिकॉर्ड है तलपट से, जो भी हमने जहाँ भी एंट्री की है उन सभी को हमको जानना होता है। तो तलपट क्या है, एक प्रकार से हम यदि तलपट का योग दोनों पक्षों का यदि मिल गया है तो ये मान लेते हैं कि हमने जो पहले जो लेखांकन किया, जो एंट्री की है वो प्राय सही है। तलपट का मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। कभी कभी क्या होता है, कुछ त्रुटियां ऐसी भी होती हैं जो जिनका तलपट जिनके यदि वो त्रुटियां हो गई हैं तो तलपट का योग भी मिल जाएगा और वो त्रुटियां रह जाएंगी। तो उन त्रुटियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमारा जो दूसरा जो उद्देश्य है कि अंक गणित संबंधी शुद्धता की जांच करना। तीसरा एक मुख्य पर्पस ये होता है कि हम आसानी से अंतिम खाते बना सकते हैं। अंतिम खाते भी वर्ष के अंत में ही बनते हैं। तो अंतिम खाते बनाने से पहले ये सूची मीन्स तलपट तैयार किया जाता है ताकि व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा मीन्स अंतिम खाते बनाने में आसानी हो सके। तो ये जो है एक मुख्य आपके तलपट बनाने के उद्देश्य थे कि इसलिए जो हम तलपट बनाते हैं। अब उसमें हम ये देखें कि तलपट बनाया कैसे जाता है या तलपट बनाने की विधियां कितनी होती हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, तलपट बनाने की जो है आपकी 4 विधियाँ होती हैं।
पहली फर्स्ट जो मेथड है आपकी योग विधि। योग विधि में आपकी टोटल मेथड। टोटल मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे हम योग विधि से यदि तलपट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो है हेडिंग डाल लेंगे ये तलपट, और एज ऑन किस तारीख को बना रहे हैं वो डेट लिख लेंगे। इसके बाद ये हमारे कॉलम होंगे। यहाँ पर जो है आप पार्टिकुलर के रूप में खातों के जो नाम है, खाता बही के हम 1 बाय 1 जो खाता बही से जो नाम लेंगे उनको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले सपोज हमने ओपनिंग स्टॉक लिया तो हम यहाँ लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट होता है और उसका अमाउंट जो खाते का बैलेंस रहेगा वो हमेशा डेबिट रहेगा, तो उसका जो अमाउंट है हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम तो पार्टिकुलर का होगा जिसमें खातों के नाम लिख लेंगे 1 बाय 1। दूसरा आपका लेजर फोलियो नंबर होता है कि ये अकाउंट लेजर के किस पृष्ठ पर है वो नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि चेक करने में आसानी हो जाए, हमें ओपनिंग स्टॉक अकाउंट ओपन करने में भी देखने में आसानी हो जाए। फिर यहाँ पर हम जो है अमाउंट डेबिट लिखते हैं जो भी है, और अमाउंट आपका क्रेडिट। इस तरीके से जो है हमारा ये कॉलम जो तलपट बनाने के जो प्रारूप है वो ये है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 1 बाय 1 हम नाम लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज परचेसेस अकाउंट है तो परचेसेस का बैलेंस टोटल विधि में यदि डेबिट ही होगा तो हम डेबिट साइड लिख लेंगे। कुछ अकाउंट जैसे रिटर्न्स, कभी कभी लिखा रहता है रिटर्न्स, तो गुड्स जो रिटर्न हुआ है वो डेबिट में भी लिखा रहेगा और क्रेडिट में भी लिखा रहेगा। तो यदि हमने टोटल मेथड से यदि ट्रायल बैलेंस बनाया है, कौन सी मेथड से? टोटल मेथड से, तो डेबिट का टोटल कोई भी खाता है यदि उसके हमने टोटल लगा लिया है तो डेबिट का टोटल हम डेबिट में लिख लेंगे, क्रेडिट का टोटल हम क्रेडिट में लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपके सेल्स अकाउंट है तो सेल्स का भी बैलेंस प्राय आपका क्रेडिट में ही होता है, डेबिट नहीं होता। रिटर्न, अब मैंने यहाँ पर रिटर्न जो लिखा है तो डेबिट में लिखा है, मीन्स ये डेबिट में अमाउंट लिखा है तो वो सेल्स रिटर्न का है, और क्रेडिट में लिखा है तो वो आपका परचेस रिटर्न का है। इसी प्रकार से कोई अकाउंट, कोई व्यक्ति का अकाउंट है और उसके अकाउंट में यदि मान लीजिए 5,000 यहाँ पर है डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिख लेंगे, क्रेडिट और डेबिट का टोटल डेबिट में लिखेंगे। इसी प्रकार से अन्य कोई अकाउंट है तो डेबिट साइड का टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड। तो जब हम योग लगाएंगे तो वो योग जो है क्या होगा, आपका दोनों पक्षों का योग बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अब आपका एक मोहन का अकाउंट को ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 5,000 है, तो यदि हम टोटल लगाएंगे तो बोथ साइड का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये मानेंगे कि आपका तलपट सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो योग विधि में क्या करना है, ये आपके कॉलम है, कोई भी खाता जो नाम लिख रहे हैं उसका डेबिट का योग डेबिट में लिखना है, क्रेडिट का योग क्रेडिट में लिखना है। ठीक है। अब दूसरी मेथड आपकी आती है बैलेंस मेथड। कौन सी मेथड आपकी? बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में भी आपको वही करना है, वही हमारे कॉलम रहेंगे जितने हमने अभी पहले बनाए थे। ठीक है। पार्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट।
अब जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा था एक राम का अकाउंट, ठीक है, राम से अकाउंट, तो राम का नाम लिखा यहाँ पर, जिस भी लेजर फोलियो पर उसका नंबर वो लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट जैसे मैंने लिखा था 5000 और यहाँ पर लिखा था 15,000, तो किधर का योग ज़्यादा हुआ आपका? क्रेडिट का। क्रेडिट में 15,000 है, डेबिट में 5,000 है, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो बैलेंस जो आएगा आपका कितना आएगा? 10,000 जो है आपका क्रेडिट में आएगा, तो हम क्रेडिट में कितना लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। तो बैलेंस मेथड में ये है कि हम खाता बही में जितने भी खाते खोले गए हैं उनका हम टोटल ज्ञात करते, टोटल लगाते हैं, टोटल के बाद फिर बैलेंस शेष ज्ञात करते हैं। यदि डेबिट का योग ज़्यादा है तो डेबिट का योग पहले हम लगाएंगे, क्रेडिट साइड लेके जाएंगे और डिफरेंस अमाउंट को हम बैलेंस के नाम से शो करेंगे, ठीक है। तो अब डेबिट का ज़्यादा है तो हम उस अकाउंट का जो भी नाम है हम उसको लिखेंगे और उसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि बैलेंस मेथड में कि कौन से खाते का बैलेंस डेबिट होगा और कौन से खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन मिलेगा कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो क्वेश्चन के ये समझ लीजिए, क्वेश्चन के हमको कॉपी करना है, तो सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए 1 बाय 1, जितने भी जो नाम दिए हैं उनको आप लिख लीजिए, ठीक है, जितने भी सीरियल वाइज। अब उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि कौन से खाते का बैलेंस डेबिट होता है और कौन से खाते का बैलेंस जो है शेष क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जैसे हम स्टॉक लेते हैं, तो यदि ट्रायल बैलेंस बनाने को कहा है बैलेंस मेथड के अंतर्गत और स्टॉक दिया है, तो हम इसको हमेशा ओपनिंग मानेंगे और इसका बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्या होगा? आपका डेबिट होगा। इसी प्रकार से आपका परचेस अकाउंट दिया है तो परचेस का बैलेंस भी क्या होगा? आपका सेल्स भी डेबिट होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका सेल्स दिया है तो सेल्स का बैलेंस क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस रिटर्न, यदि परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न जो है आपका क्रेडिट होगा। सेल्स है, सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स क्रेडिट है तो ये आपका क्या होगा? डेबिट होगा। तो कुल मिलाकर के मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो खाते होते हैं वो खाते 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं और कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका डेटर्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट, आहरण खाता हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बैंक बैलेंस केवल दिया है तो वो डेबिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस है कोई तो हमेशा वो डेबिट होंगे। एक्रूड इनकम है तो वो भी हमेशा डेबिट ही होंगी। तो कुछ व्यक्तिगत खातों के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं और कुछ हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो यदि वो नाम आते हैं तो हम उनको डेबिट में लिखेंगे और वो नाम आते हैं तो उनको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट में कौन से? जैसे क्रेडिटर्स आया, बैंक से लोन आया, ठीक है, बैंक से कोई लोन लिए हैं तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो होंगे। अनएक्रूड इनकम का कोई बैलेंस है तो वो उसको आपको क्रेडिट करना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। तो ये जो गिने चुने खास नाम हैं वो उनके बैलेंस जो है कुछ के डेबिट कुछ के क्रेडिट, तो उनके नाम आते हैं तो आप उनको डेबिट के डेबिट में, क्रेडिट के क्रेडिट में लिख लीजिए। रियल अकाउंट में मैं आपको बता दूं केवल सेल्स और परचेस रिटर्न और बिल्स पेएबल, ये 2 अकाउंट ऐसे, ये 3 अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। बाकी सभी अकाउंट के बैलेंस जो है आपके डेबिट होंगे। रियल मीन्स वस्तुगत खातों के शेष। तो हमारे बिजनेस में यदि कोई वस्तु है तो वो हमेशा पुस्तकों में वो डेबिट ही रहेगी, कभी क्रेडिट नहीं होगी। क्रेडिट कब होगी? जब वो चली जाएगी, बिजनेस से चली जाएगी मीन्स हम उसको बेच देंगे तो वह उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो उस वस्तु का खाता ही बंद हो जाएगा, तो उसका बैलेंस फिर यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे। तो कहने का आशय यही है कि यदि हमें रियल अकाउंट की पहचान है
तो रियल अकाउंट के मैंने जो 3 नाम बताए वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं आपके डेबिट होते हैं, तो उनका अमाउंट आपको डेबिट में ही लिखना है। इसी प्रकार से आपका नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस, तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, आपको जब अकाउंट जैसे रेंट लिखा है तो वो एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखना है। इसी प्रकार से यदि कोई हमने मशीनरी बेची और लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये हानि है, तो हानि को भी हम डेबिट में ही लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा जो नियम है, जो रूल्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के, कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो यहाँ पर भी यदि उनके नाम आते हैं तो ये जब हम ये नाम लिखेंगे तो उनका अमाउंट जो है आपको डेबिट में ही लिखना है। इसी प्रकार से ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी हैं आय और लाभ हैं, वो सब आपको क्रेडिट करना है। तो इस नियम के आधार पर ही आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। कुल मिलाकर के हमें अकाउंट में यदि अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है तो खातों के प्रकारों को ठीक ढंग से समझना होगा कि यदि जनरल में डेबिट हुए हैं तो हम लेजर में भी पोस्टिंग करेंगे तो उसके डेबिट में ही लिखेंगे, और ट्रायल बैलेंस बनाने जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के में भी बैलेंस मेथड के अंतर्गत उनके अमाउंट को डेबिट में ही लिखना है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाने जाएंगे तो यदि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है तो उसके डेबिट में ही लिखना है, और यदि कोई मद जो अकाउंट है वो यदि एसेट से रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है, वस्तु से रिलेटेड है, तो फिर हम उसको संपत्ति एसेट साइड ही लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि फर्स्ट टाइम आपने डेबिट कर रखा है तो हमेशा आपको आगे चल करके उन अकाउंट्स के अमाउंट को डेबिट में ही प्राय शो करना है, पर कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, अलग अलग लिखने के फॉर्मेट हैं और उनके थोड़े तरीके हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के योग विधि और दूसरी आपकी बैलेंस शेष विधि, बैलेंस मेथड, तीसरी आपकी योग एवं शेष विधि। पहली जो मैंने मेथड आपको बताई थी उसके 2 कॉलम और आ जाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम बैलेंस मेथड के कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और तो योग विधि के कॉलम में जिस खाते का टोटल डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, और बैलेंस में एज इट इज जो बना के रखा है उसको हम क्रेडिट में शेषों को दर्शाएंगे, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। इसी प्रकार से एक विधि है आपकी ओमिटिंग अकाउंट्स ऑफ इक्वल टोटल मेथड, समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई राम का अकाउंट का नाम, राम नाम का कोई अकाउंट है और उसका डेबिट में भी अमाउंट जो है आपका 10,000 है और क्रेडिट में भी 10,000 है, तो जब हम ये लास्ट 4th मेथड का उपयोग करेंगे तो ये राम का अकाउंट शो नहीं करेंगे, उसको हम हटा देंगे, क्योंकि उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग बराबर है। तो समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा यदि कोई उनमें कम ज़्यादा डेबिट क्रेडिट का टोटल कम ज़्यादा हो रहा है तो हम उनको दर्शाएंगे, यदि बराबर है तो उसको नहीं दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से तलपट बनाने की जो 4 विधियां हैं, अपन तलपट के मैथ्स भी करेंगे आगे चल करके। तो इन 4 विधियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं क्या तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण है। तो कहेंगे कि हम तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी क्या है, तलपट के दोनों पक्षों का योग तो मिल जाता है, लेकिन कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं और तलपट का योग मिल जाता है। तो जब त्रुटियां रह गई हैं तो हम तलपट को सही कैसे मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं कि हमने जो एंट्री की है, जो पहले जो जर्नल की है या लेजर बनाए हैं, वो सब पूर्णतः सत्य हैं। तो वो कौन सी त्रुटियां हैं उनको हमको मालूम होना चाहिए। तो उसमें जो है आपकी फर्स्ट त्रुटि जो है छूट जाने वाली अशुद्धियां, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। जब किसी सौदे का लेखा छूट गया है, अर्थात जर्नल में किसी भी सौदे का भूल से कोई भी लेखा नहीं हुआ है, तो उसको कहेंगे हम छूट जाने वाली अशुद्धियां। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसको हम जर्नल में ही लिखना भूल गए या संबंधित सहायक पुस्तक में लिखना भूल गए, तो उस त्रुटि के कारण वो न तो जर्नल में लिखाया न लेजर में आया। जब लेजर में नहीं आया तो आपका ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया। इस प्रकार से वो त्रुटि हो गई है। तो जब हमें जानकारी होगी तो फिर हम उसका लेखांकन करेंगे। इसलिए तलपट को शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं माना गया है। दूसरी आपकी सैद्धांतिक त्रुटि। कभी कभी क्या होता है, सिद्धांत के अनुसार यदि हमने
फर्नीचर खरीदा है और यदि उसको हमने क्रय खाता परचेस अकाउंट को डेबिट करके और डेबिट कर दिया, जबकि करना क्या था, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, तो फर्नीचर के स्थान पर हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। तो नियम के अनुसार यदि हमने माल खरीदा है तो हम परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से ही आपको डेबिट करना है। तो यदि आपने फर्नीचर के स्थान पर परचेस को डेबिट कर दिया है तो वो गलत हो गया। तो तलपट का योग तो मिल गया यहाँ पर, क्योंकि डेबिट करना था, किसी को भी करना है कर दिया, तो तलपट का योग तो आपका मिल जाएगा, लेकिन त्रुटि रह जाएगी। तो ये कि ये सिद्धांतिक त्रुटि है आपकी। फिर गलत खाते में पर सही पक्ष में खतियाना। हमने जो अकाउंट बनाया है लेजर में, जब हम पोस्टिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए राम के अकाउंट में डेबिट की साइड हमको पोस्टिंग करनी थी, लेकिन हमने पन्ना जल्दी पन्ना पलटा और हमने रामेश्वर के अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री कर दी। तो बात तो वही हुई कि भैया राम के खाते में डेबिट लिखना था, राम को न डेबिट करते हुए रामेश्वर को आपने डेबिट कर दिया। तो तलपट का योग भाई डेबिट तो लिखा है, तलपट का ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मिल जाएगा, लेकिन मिस्टेक रह जाएगी। इसी प्रकार से प्रारंभिक लेखे की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओपनिंग रिकॉर्ड। जब फर्स्ट टाइम ही हम यदि कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए हमने गुड्स परचेस किया 10,000 का, लेकिन जब एंट्री करने गए तो 1,000 लिख लिया, 1 जीरो गोल कर दिया, तो ये प्रारंभिक लेखे की मिस्टेक है। और ये जनरल में भी मिस्टेक हो गई या सहायक व्यय में मिस्टेक हो गई, आगे चल करके हमने देखा लेजर में ही मिस्टेक हो गई, और जब लेजर में ही मिस्टेक हो गई तो आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत होगा। तो यहाँ पर भी इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं है। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, है ना, कंपनसेशन एरर्स, कुछ त्रुटियाँ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। फिर इसी प्रकार से पोस्टिंग से छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, जब जनरल से हम खाता बही में एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि उस समय हमने कोई जनरल को छोड़ ही दिया हो और हमने जो है खाता बही कंप्लीट करके और ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो टोटल मिल जाएगा और त्रुटि रह जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो त्रुटियां मैंने आपको बताई, ये यदि ये इस प्रकार की त्रुटियां होती हैं तो तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं है। अब जब तलपट हमने देखा कि तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं है, पर कभी कभी हमें ऐसा पहले ही से ये त्रुटियों के अलावा भी कभी कभी क्या है, कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो तलपट से ज्ञात हो जाती हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर उस क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, सस्पेंस अकाउंट। यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिल रहा है तो अंतर की रकम को हम जिस नाम से लिखेंगे, यदि डेबिट में लिख रहे हैं तो उसको भी सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, यदि क्रेडिट में लिख रहे हैं तो उसको भी सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। डेबिट में अमाउंट कब लिखेंगे, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो आपको अमाउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा, और वो भी किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखना पड़ेगा। यदि डेबिट का योग ज़्यादा हो गया है और क्रेडिट का कम दिख रहा है, बार बार प्रयास करने के उपरांत भी नहीं मिल रहा है, तो आपको डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और वो किस नाम से लिखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो सस्पेंस अकाउंट मीन्स संदेह खाता, ऐसा अमाउंट जिसमें सस्पेंस है, संदेह है, इसलिए हमने उसको संदेह के नाम से लिखा है। तो अकाउंटिंग में हम जो जिन शब्दों का यूज़ करते हैं, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जिनका बार बार हम यूज़ करते हैं, उन्हीं का यहाँ पर भी यूज़ होता है। बस थोड़ा सा समझने की जो है अपने को थोड़ा उस हिसाब से हमको समझना होता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने तलपट देखा और तलपट के बारे में जाना कि तलपट क्या होता है, तलपट, है ना, तलपट बनाने की विधियाँ कितनी हैं। तो तलपट बनाने की 4 विधियाँ बताई मैंने आपको, क्यों बनाते हैं, उद्देश्य बताया। क्या तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण है, तो मैंने कहा कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, तो भी तलपट यदि हो जाती हैं तो तलपट का योग तो मिल जाता है, पर वो त्रुटियां रह जाती हैं, इसलिए तलपट शुद्धता का अचूक प्रमाण नहीं है। हमने एक बात और मैंने लास्ट में आपको ये भी बताई कि क्या संदेह खाता क्या होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताना चाहिए कि जब तलपट का हम योग लगाते हैं और बार बार प्रयास करने के उपरांत भी तलपट का योग नहीं मिल रहा है, तो अंतर की रकम को जिस नाम से लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, संदेह खाता कहेंगे। या किसी व्यक्ति को भुगतान किया और उसकी जानकारी नहीं है, तो तलपट बनाने के पहले भी या बाद में भी यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है
तो यदि किसी व्यक्ति को भुगतान किया और उसका नाम मालूम नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये ऐसा भी हो सकता है। कभी किसी व्यक्ति से पैसा मिला है, किस व्यक्ति से मिला है, किस संबंध में मिला, नहीं मालूम, कैश अकाउंट डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट यदि हमें एक पक्षी या ये कहें कि सस्पेंस अकाउंट तभी खोला जाता है जब कोई एक पक्षी त्रुटियां हो या एक पक्षी त्रुटि को सुधारने के लिए जो खाता खोला जाता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट के अलग अलग टाइप से हम थोड़ा मीनिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही कॉपी है। आगे जब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि तलपट से फाइनल अंतिम खाते कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू।